हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज के इस सेशन में दोस्तों मैं अगला आपका जो अध्याय है सचिनानंद हीरानंद वात्स्ययन अगे और इनका जो ये दीप अकेला मैंने देखा एक बूंद, ये इनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ शानदार तरीके से। आप इस सेशन को पूरा देखिए और जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों एग्ज़ाम की घड़ी नज़दीक है, अपने दोस्तों की हेल्प कीजिए और ख़ुद भी अच्छे तरीके से तैयारी करते रहे और आखिर तक इस संघर्ष में जुटे रहें। आपकी जीत निश्चित रूप से होने वाली है। मैं लगातार हर दिन दो पार्ट के जो शेखावाटी मिशन है उसको पूरा करवा दूंगा। लगातार आप जुड़े रहे और सेशन को पूरा देखिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये इतनी सी आप मेरी हेल्प ज़रूर कीजिए। मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा 12th से लेकर के आगे BSTC B.Ed हर तरह की जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी देने की कोशिश करूंगा। लगातार जुड़े रहे आप हमारे साथ। और इसी के साथ अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, दीपक और पंक्ति किसके प्रतीक है? दीपक और पंक्ति किसके प्रतीक है दोस्तों? दीपक व्यक्ति का और पंक्ति है वो समाज का प्रतीक है। दोस्तों दीपक है वो व्यक्ति का प्रतीक है और पंक्ति है वो समाज का प्रतीक है। दूसरा प्रश्न है, सागर और बूंद किसके प्रतीक है? सागर समाज अथवा परमात्मा का एवं बूंद व्यक्ति अथवा आत्मा का प्रतीक है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, यह दीप अकेला कविता आगे के किस काव्य संग्रह से ली गई है? यह दीप अकेला जो कविता है वो आगे के बावरा अहेरी काव्य संग्रह से ली गई है। किस काव्य संग्रह से? बावरा अहेरी काव्य संग्रह से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मैंने देखा एक बूंद कविता आगे के किस काव्य संकलन से संकलित है? तो ये है अरि ओ करुणा प्रभा में काव्य संकलन से ली गई है। काफ़ी अच्छा प्रश्न दोस्तों पूछा जा सकता है। मैंने देखा, अगला प्रश्न है, मैंने देखा एक बूंद कविता में कवि बूंद के परिप्रेक्ष्य में किसकी बात कर रहा है? तो इसका राइट आंसर है एक बूंद की क्षण भंगुरता की। किसकी बात कर रहा है? एक बूंद की क्षण भंगुरता की बात कर रहा है। अगला प्रश्न है, ये दीप अकेला कविता में क्या संदेश दिया है? ये प्रश्न दोस्तों एक ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि ये दीप अकेला कविता में क्या संदेश दिया है। इस प्रकार से आपकी जो कविताएं हैं उनको संदेश पूछा जाएगा एक प्रश्न, तो ये भी आ सकता है, अच्छी तरीके से पढ़कर जाना। ये दीप अकेला कविता में मनुष्य की व्यक्तित्व सत्ता को सामाजिक सत्ता से जोड़ने का संदेश दिया है। क्या संदेश दिया है? मनुष्य की व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता से जोड़ने का संदेश दिया है। क्या दोस्तों? ये मनुष्य की व्यक्तिगत सत्ता है उसको सामाजिक सत्ता से जोड़ने का क्या है? संदेश दिया गया है। अगला प्रश्न है, दीप अकेला के प्रतीकार्थ को स्पष्ट करते हुए ये बताइए कि उसे कवि ने स्नेह भरा, गर्व भरा एवं मदमाता क्यों कहा है? तो इसका राइट आंसर है, दीप अकेला कविता में दो प्रतीकार्थ शब्द है, एक दीप तथा दूसरा पंक्ति। दीप व्यक्ति का प्रतीक है और पंक्ति समाज का प्रतीक है। दीप में स्नेह रूपी तेल भरा होता है, तभी वह अपने आप को जलाकर संसार को प्रकाश देता है। उसकी लौ ऊपर की ओर ऊपर को उड़ती है, ये मानो उसका गर्वीलापन है। उसकी लौ हवा के साथ इधर उधर झूमती है, ये उसका मदमातापन है। इसी प्रकार मनुष्य स्नेह से भरा होता है, उसमें भी समाज का एक अंग होने का गर्व रहता है, जिसके कारण वह मदमाता होकर झूमता भी है। ये इसका राइट आंसर है और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, यह अद्वितीय, ये मेरा, ये मैं स्वयं विसर्जित पंक्ति के आधार पर व्यष्टि में विसर्जन की उपयोगिता बताइए। तो इसका राइट आंसर है, व्यक्तिगत सर्वगुण संपन्न होते हुए भी अकेला व्यक्ति है, वो सर्वगुण संपन्न होते हुए भी अकेला है। उसकी सार्थकता तभी है जब एक समाज के साथ मिल जाएं। समाज का भला भी तभी है जब वह व्यक्ति को अपने साथ मिला ले। इस प्रकार व्यष्टि और समष्टि दोनों का हित होता है। व्यक्ति के गुणों का लाभ समाज को भी मिलता है तथा राष्ट्र भी मजबूत होता है। दीप और व्यक्ति की पंक्ति और समाज में विलय होना अति आवश्यक है। ये इसका दोस्तों क्या है? राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, मैंने दीप
मैंने देखा एक बूंद कविता के माध्यम से कवि आगे ने बूंद एवं सागर के संदर्भ में कौन से दर्शन का प्रतिपादन किया है? तो इसका राइट आंसर है, क्या है दोस्तों, कि कवि उस बूंद में उस विशालता का दर्शन करता है जो उसे सागर की अथाह जल राशि को देखकर भी प्राप्त नहीं होता है। उसे एहसास होता है कि वह अपने समाप्त होने वाले शरीर से भी ऐसे कार्य कर सकता है जो उसके छोटे से जीवन को सार्थकता प्रदान करता है। वह ऐसा साधक बन जाता है जिसे सभी पापों से छुटकारा मिल गया है। सागर समाज का प्रतीक है, समष्टि का प्रतीक है। बूंद व्यक्ति अथवा व्यष्टि की प्रतीक है। बूंद सागर की लहरों से उछलकर अलग हो जाती है और पुनः उसी सागर में मिल जाती है। बूंद क्षणभंगुर है, फिर भी एक पल के लिए ही सही सागर से अलग होकर अपना विशिष्ट महत्व रखती है, लेकिन अंत में उसी सागर में समाहित होना पड़ता है। इस प्रकार मानव का समाज से पृथक होने पर कोई अस्तित्व नहीं है, किंतु जब उसे खंड स्वरूप को विराट चेतना का आलोक मिल जाता है तो वह सागर हो जाता है। तो वह क्या हो जाता है? सागर हो जाता है। ये इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कवि आगे का साहित्यिक परिचय देना है। कवि आगे का साहित्यिक परिचय देना है। तो आगे का पूरा नाम पूछा जा सकता है आपको एग्जाम के अंदर। तो आगे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आगे। इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रियता के कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा। आगे की प्रतिभा बहुमुखी थी। उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, यात्रा, व्रत, निबंध, आलोचना आदि विधाओं की लेखन चलाई। प्रकृति प्रेम और मानव मन के अंतर्द्वंद उनके प्रिय विषय हैं और उनकी कविता में व्यक्ति स्वातंत्र्य का आग्रह आगे प्रयोगवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन कौन सी है? हरी घास पर क्षण भर, भगन दूत, चिंता, इंद्र धनु रोंदे हुए, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, सदा नीरा नाम से उनकी समग्र कविता का संकलन प्रकाशित हुआ है। नेक्स्ट है उनके उपन्यास कौन कौन से हैं। उपन्यास दोस्तों हैं उनके शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी और नदी के द्वीप, ये उनके उपन्यास है। यात्रा वृतांत है इनके, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उचली। निबंध है त्रिशंकु और आत्मने पदे और कहानी संग्रह इनकी विपत्तिका, कोठरी की बात, शरणार्थी, ये तेरे प्रतिरूप। ये इनका दोस्तों साहित्यिक परिचय है। आपको याद करके जाना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इम्पोर्टेंट दोस्तों आपके है इसमें जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को अच्छी तरीके से पढ़ करके जाना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जयशंकर प्रसाद लगभग हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, अब की बार भी पूछा जा सकता है, उनको अच्छी तरीके से याद करिए। अगला पार्ट है हमारा केदारनाथ सिंह बनारस दिशा। ये दोस्तों केदारनाथ सिंह अगला हमारा पार्ट है और इनका पहला प्रश्न है, बनारस कविता में शहर का जीवन कैसे चलता है? तो इसका राइट आंसर है, बनारस कविता में शहर का जीवन धीमी गति से अथवा धीरे धीरे चलता है। किस तरह चलता है दोस्तों? बनारस कविता में शहर का जीवन है वो धीमी गति से धीरे धीरे चलता है। अगला प्रश्न है, और खाली होता है ये शहर। यहाँ शहर शब्द किस नगर के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ शहर शब्द है वो बनारस नगर के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए? बनारस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, बनारस कविता किस ऋतु का उल्लेख करती है? बनारस कविता है वो बसंत ऋतु का उल्लेख करती है। किस ऋतु का? बसंत ऋतु का उल्लेख करती है। अगला प्रश्न है हमारा चौथा, बनारस में सैकड़ों वर्षों से किसकी खड़ाऊ रखी है? तो बनारस में सैकड़ों वर्षों से महाकवि तुलसीदास जी की खड़ाऊ रखी है। अगला प्रश्न है, बनारस शहर की कौन सी विशेषता विशिष्ट है? तो बनारस शहर की प्राचीनता एवं बनावट विशिष्टता है। क्या दोस्तों? प्राचीनता और बनावट है वो विशिष्ट है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, दिशा कविता का मूल आधार क्या है? दिशा कविता का मूल आधार है बाल मनोविज्ञान। क्या है दोस्तों? बाल मनोविज्ञान है वो दिशा कविता का मूल आधार है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बच्चे ने हिमालय को किस दिशा में बताया? बच्चे ने हिमालय को किस दिशा में बताया? तो बच्चे ने हिमालय को उस दिशा में बताया जिस दिशा में उसकी पतंग उड़ रही थी। ये प्रश्न दोस्तों पूछा जा चुका है लगभग हाफ ईयरली के अंदर।
अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। बच्चे को हिमालय को उस दिशा में बताया है जिस दिशा में उसकी पतंग उड़ रही है। अगला प्रश्न है, बसंत के अकस्मात आने से लहर तारा या मड्डू वाडीह मोहल्ले से क्या चलती है? धूल भरी आंधियाँ चलती है। क्या चलती है? धूल भरी आंधियाँ चलती है। खाली कटोरों में बसंत का उतरना से क्या अभिप्राय है? खाली कटोरों में बसंत का उतरना से क्या अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर है, उपयुक्त कथन का आशय है कि अब तक भिखारियों के जो कटोरे खाली थे वह अब भिक्षा से भर जाएंगे। लोग उनमें पैसे डालने आरंभ कर देंगे। भिखारियों की आंखें आनंद से चमकने लगता है मानो उनके कटोरों में बसंत उतर आया है। ये इसका अभिप्राय है। अगला 10वां प्रश्न है, बनारस की पूर्णता और रिक्तता को कवि ने किस प्रकार से वर्णन किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम के लिए अच्छा प्रश्न है, तो आपको याद करके जाना है। बसंत के आगमन पर लोगों के मन में उल्लास भर जाता है जो उसकी पूर्णता का प्रतीक है। गंगा घाट पर किसी न किसी पर्व पर दूर से आने वाले श्रद्धालु यहाँ एकत्रित होते हैं। गंगा में स्नान करके पूजा अर्चना करते हैं और विश्वनाथ के दर्शन करते हैं। इस प्रकार बनारस में पूर्णता व्याप्त रहती है। वही दूसरी ओर लोग शवों को अंधेरी गलियों से निकालकर गंगा घाट की ओर ले जाते हैं और दाह संस्कार करते हैं। ये कार्य बनारस की रिक्तता को प्रकट करता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस पार्ट का ये मेन प्रश्न है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, बनारस में धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे से कवि इस शहर के बारे में क्या कहना चाहता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, बनारस में हर कार्य धीमी गति से होता है। यहाँ धीरे धीरे धूल उड़ती है, लोग धीरे धीरे चलते हैं। यहाँ मंदिरों में और गंगा घाट पर आरती के घंटे धीरे धीरे बजते हैं। यहाँ संध्या भी धीरे धीरे उतरती है। बनारस में हर काम अपनी लय से होता है। धीरे धीरे हर काम का होना बनारस शहर की अनूठी विशेषता है। यह एक सामूहिक लय है। ये शहर अपने ढंग से जीता मरता है। इतना ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट है दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, अपनी एक टांग पर खड़ा है ये शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। उपयुक्त पंक्ति का शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न भी दोस्तों अगर आए तो आपको शिल्प सौंदर्य का पूछा है। किसका दोस्तों? शिल्प सौंदर्य का पूछा है, तो इसके अंदर भाव पक्ष भी आएगा और इसके अंदर कला पक्ष भी आएगा। केवल एक भाव नहीं लिखना है। अगर इसका भाव पक्ष अलग से पूछे तो एक को लिखना है, और अगर इसका कला पक्ष पूछे तो अलग से लिखना है। तो शिल्प सौंदर्य पहला भाव पक्ष है, ये शहर स्वयं में मस्त और व्यस्त है। ये अपनी आस्था, मान्यता, विश्वास, श्रद्धा, भक्ति में लीन है। उसे अपनी पुरानी संस्कृति एवं परंपरा के अतिरिक्त और किसी की भी चिंता नहीं है। वह आधुनिकता से बेखबर है। और कला पक्ष है इसका, भाषा सरल एवं प्रवाह में है, मुक्त छंद से है, बिंब योजना सार्थक है, लक्षणा सब शक्ति का प्रयोग के कारण वर्णन सजीव और चित्त जैसा बन पड़ा है, बिल्कुल बेखबर पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। ये इसका कला पक्ष है। अगला हमारा जो प्रश्न है वह है, जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के। प्रस्तुत पंक्ति में कवि का भाव क्या है? तो इसका राइट आंसर है, बनारस की प्राचीनतम आध्यात्मिक आस्था, विश्वास और भक्ति अत्यंत सुदृढ़ है। वह प्राचीन काल से इस प्रकार बनी है, उसको अपनी अस्तित्व की सुरक्षा के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं है। वह बिना किसी सहारे के जनजीवन में समाई है। ये इसका राइट आंसर है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसके अंदर व्याख्या भी बन सकती है। आप ब्लूप्रिंट मैंने इस चैनल पर करवाया है, तो ब्लूप्रिंट जरूर देखें और ब्लूप्रिंट के आधार पर पढ़ने की कोशिश करें। बार बार दोस्तों वापस आपका रिवीजन हो रहा है अच्छी तरीके से। अगला प्रश्न है, कवि ने बनारस की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बनारस की विशेषता क्या है प्रश्न है जो आ सकता है एग्जाम के अंदर। तो पहली है इसके अंदर, गंगा नदी के तट पर स्थित उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध प्राचीन नगर बनारस है। दूसरी है धार्मिकता और आध्यात्मिकता की प्रबलता। ये शिव की नगरी है, यहाँ गंगा के साथ लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। तीसरी विशेषता है, इस शहर के साथ मोक्ष की अवधारणा जुड़ी है। चौथी विशेषता है, यहाँ आध्यात्मिक और आधुनिकता का सम्मिलित स्वरूप देखने को मिलता है। नेक्स्ट पांचवी है, बनारस में संध्या को मंदिरों और घाटों पर आरती होती है और सारा शहर दीपों में जगमगाता है।
ये दोस्तों इसकी विशेषता है, एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा, दिशा बाल मनोविज्ञान से संबंधित लघु कविता है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका राइट आंसर है, इस कविता में बाल स्वभाव का यथार्थ चित्रण है। बच्चों की सोच और बड़ों की सोच में अंतर होता है। बच्चों की दुनिया छोटी होती है, इसलिए वह उसी सीमित दायरे तक सोचते हैं और इस कारण वह हिमालय उधर ही बच्चों की दुनिया उधर ही बताते हैं जिधर उनकी पतंग उड़ रही है। बच्चे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बड़ी सहजता से देते हैं। कवि ने जाना है कि बच्चों को यथार्थ अपने ढंग से होता है। कवि ने बच्चों का स्वभाव पहचानने पर उसका अच्छा वर्णन किया है। ये भी दोस्तों अच्छा प्रश्न है। अगला आपका ये प्रश्न है दोस्तों, केदारनाथ सिंह का साहित्यिक परिचय देना है। तो केदारनाथ जी का जो जन्म है वो 7 जुलाई 1934 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के चकिया गांव में हुआ है। केदार सिंह मूलतः मानवीय संवेदना के कवि है। आपकी कविताओं में शोर शराबा न होकर विद्रोह का शांत एवं संयत स्वर सशक्त रूप से उभरा है। केदारनाथ सिंह की कविता में बिंब विधान पर बहुत बल दिया गया है। उनकी भाषा नम्य और पारदर्शी है। उनके शिल्प में बातचीत की सहजता है और अपनापन अनायास दिखाई देता है। आपको अकाल में सारस कविता संग्रह पर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार और मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान और व्यास सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। ये दोस्तों इनके काव्य संग्रह हैं। दो अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस। उनका कहानी संग्रह है कब्रिस्तान में पंचायत। कौन सा दोस्तों? कब्रिस्तान में पंचायत है। और उनका काव्य कहानी संग्रह है आलोचना और निबंध, यानी मेरे समय के लोग, कल्पना और छायावाद, हिंदी कविता में बिंब विधान, ये इनके आलोचना और क्या है, निबंध है। तो ये दोस्तों हमारा जो ये पाठ है वो पूरा हुआ है, 2 पाठ आज के। तो ये आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों, और इस सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए। इसके अलावा दोस्तों मैं इस चैनल पर है वो पॉलिटिकल साइंस के 9 मॉडल पेपर संजीव डैशवर के हल करवा दिए। इसके साथ जो संपूर्ण शेखावटी मिशन है वो पूरा करवा दिया है। और इसी के साथ आपके अगर इतिहास है तो इतिहास में लगभग 7 या 6 मॉडल पेपर है हिंदी जो है संजीव डैशवर के हैं वो हल करवा दिए गए हैं। और इसके साथ ही आपके जो शेखावटी मिशन अभी करवाया नहीं है, करवा दिया जाएगा। हिंदी साहित्य और हिंदी अनिवार्य के भी मॉडल पेपर हल करवाए गए हैं, वे भी ज़रूर देखें। और शेखावटी मिशन आपका चल रहा है। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।